प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के चिंतन की पद्धति। लेक्चर नंबर 32। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल आपको प्लेटो का जीवन परिचय और प्लेटो की रचनाएं बताई थी। आज हम आपको प्लेटो ने जो चिंतन किया है, जो मनन किया है, जो विचार दिए हैं, उसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, इन पद्धतियों की चर्चा करेंगे। मुख्यतया हमने 6 पद्धतियाँ यहाँ पर नोट की हैं, जिनका कि किसी न किसी रूप में प्लेटो ने अपने चिंतन के अंतर्गत प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, तो नोट करेंगे प्लेटो के चिंतन की पद्धति। लेक्चर नंबर 32। बेटा, प्लेटो ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, ज़्यादातर रचनाएं संवाद शैली में है। क्या बेटा? संवाद शैली में है, अर्थात वार्तालाप शैली में। ठीक है बेटा, वार्तालाप शैली में। इस संवाद को ही द्वंद्वात्मक पद्धति की संज्ञा दी जाती है, जो कि प्लेटो ने भी अपने चिंतन में अपनाई है। तो पहली पद्धति लेंगे हम, द्वंद्वात्मक पद्धति। बेटा, संवाद या वार्तालाप, जिसे कि द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है, इसका प्रयोग प्लेटो से पहले प्लेटो के गुरु सुकरात ने किया था। ये ध्यान रखना है बेटा आपको। प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? सुकरात। और सुकरात ने लोगों से गलियों में घूम घूम कर, चौराहों पर खड़ा होकर के जो है प्रश्न पूछा था। मतलब जो द्वंद्वात्मक पद्धति होती है, इसका सीधा सा अर्थ होता है क्या? प्रश्नोत्तर या, नोट करेंगे, प्रश्नोत्तर या तर्क वितर्क वार्तालाप की पद्धति को ही द्वंद्वात्मक पद्धति की संज्ञा दी जाती है, जिसका कि प्रयोग प्लेटो से पहले सुकरात ने ही कर लिया था। क्योंकि सुकरात गलियों में घूमता था, चौराहों पर खड़ा होता था और लोगों से प्रश्न पूछा करता था। उन प्रश्नों के जैसे उत्तर दिए जाते थे लोगों के द्वारा। सुकरात कह देता था कि ये उत्तर ठीक नहीं है, आप लोगों को भ्रम है ये। क्योंकि यूनान में सुकरात के बारे में भविष्यवाणी तो हुई गई थी, डेल्फी की भविष्यवाणी हुई थी। डेल्फी जैसे अपने यहाँ मंदिर का जो पुजारी होता है, तो वहाँ पर भी जो मंदिर होता है, उस मंदिर का जो पुजारीन होता है, उसको डेल्फी कहा जाता है। तो उसने भविष्यवाणी की थी कि भाई सुकरात यूनान का जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो सुकरात को ये बात जची नहीं, इसलिए उन्होंने लोगों से प्रश्न पूछना शुरू किया। तो फिर सुकरात को ये बात तो जच ही गई, विश्वास हो ही गया कि भाई वास्तव में यूनान के अंतर्गत जो है लोग अज्ञानी हैं। परंतु सुकरात ने अपने बारे में क्या कहा, ये आपको नोट करना है। सुकरात ने कहा कि मैं एक बात जानता हूँ, और वो ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। आप देखिए, आप सुकरात बुद्धिमान होते हुए भी अपने बारे में कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे इसका ज्ञान है। आज तो 2-4 किताबें पढ़ करके, 2-4 डिग्रियाँ लेकर के लोग अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। ये गलती है बेटा। ठीक है, खैर इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। द्वंद्वात्मक पद्धति प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण की है, और द्वंद्वात्मक पद्धति का सीधा सा अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर, नोट करें, प्रश्नोत्तर और तर्क वितर्क वार्तालाप को अपनाया जाता है। मतलब एक प्रकार से द्वंद्वात्मक पद्धति जो है संवाद है, वार्तालाप है। अर्थात प्लेटो ने अपनी रचनाओं में संवाद शैली, वार्तालाप शैली को ही अपनाया है, जिसके अंतर्गत प्रश्न किया जाता है, उत्तर दिया जाता है, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर। इसी को जो है द्वंद्वात्मक पद्धति की संज्ञा दी जाती है, जिसको कि आगे चल करके हीगल और कार्ल मार्क्स ने अपनाया। लेकिन हीगल और कार्ल मार्क्स ने इसको जो है 3 स्तरों में अपनाया है: वाद, प्रतिवाद और संवाद।
ठीक है, ये हीगल और मार्क्स ने अपनाया है। हीगल विचार के रूप में अपनाते हैं और मार्क्स भौतिकता या जड़ के रूप में अपनाते हैं, क्योंकि सृष्टि के दो ही मूल तत्व हैं, जड़ और चेतना। तो हीगल चेतना को सृष्टि का मूल तत्व मानता है और कार्ल मार्क्स जो है जड़ को, भौतिकता को सृष्टि का मूल तत्व मानता है। अब ये बात हम आपको हीगल समझाएंगे, मार्क्स समझाएंगे, उस समय बता देंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ प्लेटो ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाई है, इस द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाने के 3 उद्देश्य थे प्लेटो के। पहला उद्देश्य सत्य के अन्वेषण के लिए, क्या, सत्य के अन्वेषण के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, मतलब सत्य की खोज के लिए द्वंद्वात्मक या संवाद या वार्तालाप पद्धति को अपनाया। दूसरा, सत्य की अभिव्यक्ति के लिए इसको अपनाया। और तीसरा, सत्य की परिभाषा के लिए प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। तो ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है बेटा। तो प्लेटो ने पहली जो पद्धति अपने चिंतन में अपनाई है वह है द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है। दूसरी पद्धति विश्लेषणात्मक पद्धति। बेटा, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने भी अपनी रचना पॉलिटिक्स में प्रथम अध्याय में ही साफ लिख दिया था कि मैं राज्य और समाज का विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन कर रहा हूँ। मतलब अरस्तु ने भी विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया। तो विश्लेषणात्मक पद्धति में क्या होता है, किसी भी वस्तु को अच्छे से समझने के लिए, क्या, किसी भी वस्तु को, किसी भी विचार को, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से समझने के लिए उस वस्तु को या उस वस्तु के जो तत्व होते हैं उनको विभिन्न अंगों में विभाजित किया जाता है और विभाजित कर कर फिर उसको समझा जाता है। जैसे कि प्लेटो ने मानवीय आत्मा की, अब आत्मा क्या हो गया, एक तरह से हम कहेंगे कि एक विचार हो गया, एक वस्तु हो गई, वस्तु तो नहीं कह सकते हैं लेकिन विचार मान लीजिएगा। अब इसको विभाजित कर रहा है प्लेटो। तो मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए, जैसे उन्होंने विवेक, साहस, तृष्णा। अब विश्लेषणात्मक पद्धति में यही तो किया जाता है कि किसी भी वस्तु को अच्छे से समझने के लिए उसको तत्वों में, अंगों में विभाजित किया जाता है और विभाजित कर कर फिर उसको समझा जाता है। तो जो ये तत्वों का विभाजन किया जा रहा है या यहाँ पर जो वस्तुओं का विभाजन किया जा रहा है उसे ही विश्लेषणात्मक पद्धति कहा जाता है। तो मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताएं, विवेक, साहस और तृष्णा। मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में प्लेटो कह रहे हैं कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, और इन्हीं से समाज में 3 वर्ग का निर्माण होता है। समाज में जितने भी विवेकवान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उन सब से मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसे कि दार्शनिक वर्ग की संज्ञा दी है प्लेटो ने। समाज में जितने भी साहसी लोग होते हैं उनसे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसे प्लेटो ने सैनिक वर्ग की संज्ञा दी है। समाज में जितने भी तृष्णा, क्षुधा, भूख से संबंधित लोग होते हैं उनसे एक वर्ग का निर्माण होता है जिसे उत्पादक वर्ग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बेटा। तो ये 3 वर्ग का निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है और आगे चल कर के अरस्तु ने भी इसका प्रयोग किया, क्योंकि अरस्तु भी कह रहा है कि पति पत्नी के संयोग से परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य। तो नगर राज्य को समझाने के लिए जो है अरस्तु ने भी विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। मतलब इसमें पहले क्या होता है कि वस्तु को जो है अंगों में विभाजित किया जाता है, तत्वों में विभाजित किया जाता है, उसको विभाजित कर करके फिर उसको जो है समझने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, सादृश्यात्मक पद्धति। बेटा, प्लेटो ने अपने चिंतन में सादृश्यात्मक पद्धति का खुलकर प्रयोग किया है। विभिन्न प्रकार के सादृश्य दिए। जैसे प्लेटो ने कहा है कि जैसे
पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है, वैसे ही मनुष्यों की भी नस्ल सुधारी जा सकती है। अब देखिएगा सादृश्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है कि भाई अगर पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है तो मनुष्यों की भी नस्ल सुधारी जा सकती है। अब आज आप देखिएगा पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। तो प्लेटो कह रहे हैं कि भाई पशुओं की नस्ल सुधार सकते हैं तो मनुष्यों की भी नस्ल सुधार सकते हैं, और प्लेटो ने ऐसा किया भी है। दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग को स्थायी रूप में विवाह नहीं करना है, केवल उत्पादक वर्ग को स्थायी रूप में विवाह करना है। लेकिन दार्शनिक शासक वर्ग को सैनिक वर्ग की संतान होना जरूरी है, इसलिए इनको अस्थायी विवाह करने की अनुमति दी जाती है। जैसे प्लेटो ने कहा कि कुछ सार्वजनिक उत्सव होंगे, उन सार्वजनिक उत्सवों में दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की महिला और पुरुष एक जगह इकट्ठे होंगे और वो क्षणिक रूप में जो है विवाह का मतलब क्षणिक जो है संबंध स्थापित करेंगे, और उसके बाद में उनके जो पुत्र पुत्रियां पैदा होंगी उनकी परवरिश राज्य करेगा, जिससे कि दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग को ये पता ना लगे कि कौन हमारा बेटा कौन हमारी बेटी, क्योंकि अगर ऐसा पता लगा तो ममता जगेगी तो फिर घोटाले करेंगे। इनको तो जो है कंचन और कामनी से बिल्कुल दूर रखना है, परिवार संपत्ति से दूर रखना है। किसको? दार्शनिक शासक वर्ग को, सैनिक वर्ग को। इन दोनों को जो है एक नाम दिया है प्लेटो ने, संरक्षक वर्ग। संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग, अभिभावक वर्ग भी कहा है इसको। किसको? दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को। ठीक है, तो दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, जिसे संरक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग कहा जाता है, ये कंचन और कामनी मतलब परिवार और संपत्ति से दूर रहेंगे, जबकि उत्पादक वर्ग शादी भी करेगा और संपत्ति भी रखेगा। तो इसके बाद में अगला सादृश्य देता है ये भेड़ और गडरिये का। भेड़ और गडरिया जो होता है भेड़ों को चराने वाला, जहाज और कप्तान का, चिकित्सक और रोगी का। और इसी के साथ में इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कुत्ते का, चौकीदार का। जैसे प्लेटो कह रहे हैं कि हम घर की रखवाली के लिए एक चौकीदार रखते हैं और पशु रखते हैं, तो जिसके अंतर्गत इसने कहा है कि भाई हम घर की रखवाली के लिए नर और मादा में कोई भेद नहीं करते हैं, डॉग भी रख सकते हैं, बिच भी रख सकते हैं, मतलब कुत्ता भी रख सकते हैं, कुतिया भी रख सकते हैं। अब दोनों ही घर की रखवाली अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे ही प्लेटो ने कहा कि देश की रक्षा के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जैसे घर की चौकीदारी का काम डॉग और बिच मतलब नर और मादा दोनों अच्छे से कर सकते हैं, वैसे ही महिला और पुरुष भी अपने देश की रक्षा अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए महिला और पुरुष में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं माना है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि प्लेटो मूल बात ये कहना चाह रहा है कि कलाकार कला के व्यवहार में नियमों से नहीं बंधा होता है। मतलब जो कलाकार होता है वो कला के व्यवहार में नियमों से नहीं बंधा होता है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ चिकित्सक और रोगी हैं, तो प्लेटो कह रहे हैं कि भाई जब एक रोगी चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक जब दवा लिखता है तो क्या दवा लिखता है उस समय वो किस साल्ट की टैबलेट देनी है इसके लिए वो किताबें देखता है? उस समय आपके सामने पोथे उठाता है, पढ़ता है? नहीं, उसको याद रहता है अच्छे से और उसको पता है कि भाई रोगी को जो है कौन से साल्ट की टैबलेट देनी है, वो लिख देता है। ऐसे ही प्लेटो कह रहा है कि जो शासक होता है उस शासक को भी नियमों के अधीन नहीं रहना है, क्योंकि शासक अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में ज्ञानी है, इसलिए वो कानूनों के अधीन नहीं रह सकता, क्योंकि उसे ज्ञान है इस बात का। जैसे चिकित्सक दवा लिखते समय किताबें नहीं देखता है, वैसे ही शासक भी अपने प्रजा को नियंत्रित करने के लिए कानूनों के अधीन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जो गडरिया होता है, गडरिये को भी अपने भेड़ों की सुरक्षा का अच्छे से ज्ञान होता है, और जो ये जहाज और कप्तान है तो कप्तान को किस रूप में अपने जहाज का संचालन करना है ये कप्तान अच्छे से जानता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में सादृश्य का प्रयोग किया है, सादृश्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर आप चौकीदार का ले लेंगे। जैसे डॉग और बिच हम घर की रखवाली की रख सकते हैं, इसमें नर और मादा का कोई भेद नहीं होता है। ऐसे ही प्लेटो कह रहे हैं कि भाई देश की रक्षा भी महिला और पुरुष समान रूप में कर सकती हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। चौथी पद्धति है निगमनात्मक या दार्शनिक पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। और इनके जो शिष्य हैं प्लेटो के अरस्तु, उन्होंने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो बेटा निगमनात्मक या दार्शनिक पद्धति में क्या होता है, इसमें सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ा जाता है। मतलब इसमें पहले कल्पना कर ली जाती है। जैसे प्लेटो ने कल्पना की है, क्या कल्पना की है
कि भाई आदर्श राज्य की स्थापना करनी है और आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपनी रचना लिखी रिपब्लिक। तो आदर्श राज्य इनका जो है लक्ष्य होगा। अब आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ा जाता है। मतलब पहले यहाँ पर एक लक्ष्य तय किया जाता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़ों में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बताए जाते हैं। तो निगमनात्मक या दार्शनिक पद्धति में सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ता है जो चिंतक होता है, जबकि आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। कैसे? इसमें विशिष्ट सामान्य का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जो चिंतक होता है वो तथ्यों के आधार पर कोई बात कहता है। मतलब पहले तथ्य इकट्ठा करता है, तथ्य इकट्ठे करने के बाद में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करता है। जैसे कि अरस्तु ने किया। अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया। 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद में फिर उन्होंने अपना क्रांति का सिद्धांत दिया। तो अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। मतलब विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। ये पहले तथ्य इकट्ठे करते हैं, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। लेकिन निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं। क्या? सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं या सामान्य से विशिष्टता की तरफ जाते हैं। मतलब इसमें पहले एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए छोटे छोटे सिद्धांत दिए जाते हैं। तो ये होगा निगमनात्मक पद्धति। और पांचवा है स्वदेशात्मक पद्धति। स्वदेशात्मक पद्धति का मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है। भाई कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो प्लेटो ने अपने चिंतन में स्वदेशात्मक पद्धति का स्वदेशात्मक पद्धति का या सादेशात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। और स्वदेशात्मक का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है। जैसे वास्तविक राज्य का उद्देश्य आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना है। मतलब जो वास्तविक राज्य है उसका जो उद्देश्य है वो आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना है, आदर्श राज्य को प्राप्त करना है। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य की स्थापना की बात की है, उस आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास सभी राज्यों को करना है। भले ही वह आदर्श राज्य पूर्ण रूप में हम प्राप्त ना कर सकें, लेकिन धीरे 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 वहाँ तक पहुँचने का प्रयास जरूर करें। हालांकि प्लेटो ने सामने कहा था कि मैंने रिपब्लिक में जो आदर्श स्थापित किया है उस आदर्श को ये मानव जाति कभी प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? वो आदर्श ही नहीं है जिसे मानव जाति प्राप्त कर सके। ये बात प्लेटो ने स्वयं ने कही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वास्तविक राज्य, आदर्श राज्य। ठीक है बेटा, वास्तविक राज्य, आदर्श राज्य। मतलब जो वास्तविक राज्य हैं उनका जो उद्देश्य है वो आदर्श राज्य तक पहुंचना है। तो आदर्श राज्य तक पहुंचना वास्तविक राज्यों का उद्देश्य है। यह बात प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में स्पष्ट कही है। इसलिए प्लेटो ने अपने चिंतन में स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। छठा है ऐतिहासिक पद्धति। नोट करें, ऐतिहासिक पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में ऐतिहासिक पद्धति का भी खुलकर प्रयोग किया है और इतिहास के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। और उसी आधार पर प्लेटो ने राज्य की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन उल्लेख किया है। तो ये 6 प्लेटो के चिंतन की पद्धतियां हैं जिनमें विशेषकर इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। अर्थात प्लेटो ने अपनी सभी रचनाओं में किसी न किसी रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। और एक जो है ये सादृश्यात्मक पद्धति है, इसका भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। और वैसे आपसे कॉम्पिटिशन पूछ जा सकता है कि प्लेटो की पद्धति निम्न में से कौन है, तो विशेषकर वहाँ निगमनात्मक पद्धति दे दी जाएगी और 3 कोई और विकल्प दे दी जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है प्लेटो की जो चिंतन की पद्धति मुख्यतः निगमनात्मक है, जबकि अरस्तु की पद्धति मुख्यतः आगमनात्मक है। निगमनात्मक पद्धति को दार्शनिक पद्धति कहा जाता है और आगमनात्मक पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने किया है। अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं, प्लेटो जो कि राजनीतिक दर्शन के जनक कहलाते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, प्लेटो प्रथम आदर्शवादी है, प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जनक है, प्लेटो राजनीतिक सिद्धांत का जनक है, प्लेटो कल्पनावादियों का जनक है। ठीक है। अब यहाँ एक विद्वान हैं
नेटिलशिप, नेटिलशिप, इनका जो व्याख्यान से तो आपको नोट करना है। नेटिलशिप ने बड़ा अच्छा कहा है। क्या? नेटिलशिप कह रहे हैं कि प्लेटो न तो आगमनात्मक पद्धति को अपनाता है न निगमनात्मक पद्धति को अपनाता है, बल्कि प्लेटो की पद्धति रचनात्मक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेटिलशिप कह रहे हैं। नेटिलशिप कह रहे हैं कि प्लेटो न तो आगमनात्मक पद्धति को अपनाता है, नोट करेंगे, प्लेटो न तो आगमनात्मक पद्धति को अपनाता है न निगमनात्मक पद्धति को अपनाता है, बल्कि प्लेटो की पद्धति रचनात्मक है। इसमें सिद्धांत का निर्माण व्यवहार में प्रयोग साथ साथ चलता है। अर्थात नेटिलशिप कह रहे हैं कि रचनात्मक पद्धति में सिद्धांत का निर्माण, क्या? सिद्धांत का निर्माण और व्यवहार में उसका प्रयोग साथ साथ चलता है। रचनात्मक जो पद्धति है इसमें सिद्धांत का निर्माण और व्यवहार में उसका प्रयोग साथ साथ चलता है। तो नेटिलशिप कहते हैं कि भाई प्लेटो की जो पद्धति है वो मुख्यतया रचनात्मक है। और रचनात्मक है, रचनात्मक पद्धति का मतलब नेटिलशिप कह रहे हैं कि रचनात्मक पद्धति में सिद्धांत का निर्माण और व्यवहार में उसका प्रयोग, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो नेटिलशिप ने ये बात कही है। तो अंत में आप नोट कर लेंगे, उसके बाद में आप डायग्राम बना सकते हैं। पहली पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 6 पत्तियाँ हो गई। 6 की 6 पद्धतियों के नाम लिख लेंगे और बीच में लिख लेंगे प्लेटो के चिंतन की पद्धतियाँ। नंबर 1 पर लिखेंगे द्वंद्वात्मक पत्ति, नंबर 2 पर विश्लेषणात्मक पत्ति, नंबर 3 पर सादृश्यात्मक पत्ति, नंबर 4 पर निगमनात्मक या दार्शनिक पत्ति, नंबर 5 पर स्वदेशात्मक पत्ति, नंबर 6 पर ऐतिहासिक पद्धति। इस तरीके से आप इन पद्धतियों के नाम लिख लेंगे और बीच में जो है आप लिख लेंगे प्लेटो के चिंतन की पद्धतियाँ। अगर ये बात आप अच्छे से नोट कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो ये आगे तक आपके काम आएगी। क्योंकि प्लेटो के चिंतन की पद्धतियाँ और अरस्तु के चिंतन की पद्धतियाँ जब हम समझ जाते हैं तो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे यकीन है आप जो है प्लेटो के चिंतन की ये 6 की 6 पद्धतियों को अच्छे से समझ गए होंगे। बस एक बात ध्यान रखनी है कि प्लेटो के संपूर्ण चिंतन को आपको समझना है। तो प्लेटो ने जो ये मानवीय आत्मा के 3 तत्व विवेक, साहस और तृष्णा बताए हैं, इन 3 तत्वों से समाज में 3 वर्ग का निर्माण होता है: दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग को प्लेटो ने संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बात समझ जाएंगे तो बेटा संपूर्ण रूप में आप प्लेटो के चिंतन को समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे विश्वास है आज का जो लेक्चर है आप अच्छे से समझ गए होंगे। यश बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।